हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे फोर वेलोसिटी को, है ना। फोर वेलोसिटी हम कर चुके हैं। उसका जो निश्चर रहती है फोर वेलोसिटी का वर्ग जो है वो किसी स्पेस में कौन इनवेरिएंट रहता है वो भी हम प्रूव कर चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन भी निकाल चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कुछ रही थी, मैंने आपको होमवर्क दिया था तो मेरे हिसाब से कर लिया होगा बच्चों ने, है ना। नहीं किया तो देख लो भाई, नहीं करोगे तो फिर मैं क्या करूँ, मेरे को तो कराना, मैं तो करवा दूंगी। खैर ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, कंपोनेंट्स निकाल लिए थे ये सारे के सारे, और इनको हमें कहाँ रखना था, ठीक है। इनको हमें इस इक्वेशन में रखना था, इक्वेशन नंबर 9 में। तो मैं पहला काम कर गई थी आपके लिए कि ये जो कंपोनेंट है u1 डैश u2 डैश u3 डैश u4 डैश और u1 u2 u3 u4, इनकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 9 में रखनी थी, ठीक है। तो मेरे को ये इक्वेशन मिली थी पहली वाली, ठीक है। तो मैंने इसको नंबर डाल देना है अब 10। ये तो इक्वेशन नंबर 10 हो गई। बाकी की 3 और इक्वेशन निकालनी थी जो मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए। u2 डैश इज इक्वल टू u2 है सेकेंड इक्वेशन, तो सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी, गामा u डैश u y डैश इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, गामा u डैश u y, ठीक है। क्योंकि मेरे पास u2 डैश की वैल्यू भी है और u2 की वैल्यू भी है, ये रख दी हमने। तीसरी इक्वेशन क्या है, u3 डैश इज इक्वल टू u3, ठीक है। यानी कि गामा u डैश u z डैश इज इक्वल टू गामा u डैश u z डैश। इसमें तो क्या ही जोर पड़ा होगा आपको, 11 और ये 12, ठीक है। फोर्थ इक्वेशन देखो, u4 डैश कितना है, आयोटा सी गामा u डैश, तो आयोटा सी गामा u डैश, है ना। हाँ, इज इक्वल टू गामा, अंदर आ जाओ। इसमें देखो माइनस आयोटा बीटा, u1 कितना है, u1 है आपका गामा u x, ठीक है। प्लस u4 कितना है आपका, u4 ये रहा आयोटा सी गामा u। बस आपको वैल्यू रखनी है, सब चीज़ें आपके पास आपको रखना है उठा करके, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, आयोटा सी गामा u, ठीक है। रख रही हूँ मैं आयोटा सी गामा u। समझ में आ गई बात आप सभी को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, आयोटा सी गामा u डैश, इधर तो ऐसे का ऐसा ही है, गामा, है ना। अब देखो इसको अपन को क्या करना है, हाँ आगे तो कुछ करने का है ही नहीं, है ना। हो गया, ये आ गई अपने पास इक्वेशन नंबर 13। अब मैंने आपसे कहा था कि जो 4 इक्वेशंस आएंगी उनमें आपको चौथी इक्वेशन में को डिवाइड करना है शुरू की 3 इक्वेशन से, ठीक है। तो मैं कर रही हूँ वो वाला काम, ठीक है। आपको क्या करना है, 10 को डिवाइड करना है 13 से, फिर 11 को करना है 13 से, फिर 12 को करना है 13 से। समझ में आ गई। तो शुरू की 3 इक्वेशंस को चौथी इक्वेशन से डिवाइड करना है, ठीक है। जब आप 10 को 13 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो गामा u डैश से गामा u डैश कैंसिल हो जाएगा, ये रही 10 और ये रही 13, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करोगे तो गामा यू डैश से गामा यू डैश कैंसिल हो जाएगा, यू एक्स डैश लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास बचेगा यू एक्स डैश अपॉन आयोटा सी, ठीक है। आयोटा सी को मैं उधर लेके जा रही हूँ, आरएचएस में लेकर जाऊंगी तो याद रखना आप, ठीक है। अब देखो, अब मैं करूंगी 10 को 13 से डिवाइड, ठीक है। आरएचएस को डिवाइड कर रही हूँ तो गामा से गामा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और देखो गामा यू भी कॉमन आ रहा है, गामा यू भी दोनों में से कॉमन आ रहा है ना। ये जो नेक्स्ट स्टेप था इसमें आप ऐसे ही कर लेना, गामा यू को कॉमन ले लेना, ठीक है। तो गामा यू कैंसिल हो गए, क्या बचा मेरे पास, यू एक्स प्लस बीटा सी, और नीचे कितना आएगा आपके पास, नीचे आएगा आपके पास आयोटा सी बच रहा है एक तो, और माइनस का आयोटा बीटा यू एक्स, और एक चीज़ बच रही है मेरे पास, वो यहाँ पे बच रही है, जो आयोटा सी इधर का रह रहा है ना वो यहाँ आ गया। समझ में आ गई बात आपको। अब पता है क्या होगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, आयोटा सी यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या आएगा आपके पास, यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स प्लस, ये आप ही का काम है जो मैं कर रही हूँ अभी, करना तो आप ही को था। आयोटा सी यहाँ से कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन सी। तो ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन आ गई आपके पास वेलोसिटी की, 14। समझ में आ गई। अब बाकी का काम आप खुद करोगे, सर पे चढ़ा रखा है मैंने आपको। तो नेक्स्ट जो मैं बता देती हूँ आंसर, यू वाई डैश इसी तरीके से आपका आएगा। आपको क्या करना है, 11 में 13 से डिवाइड करना है, करके देखना आप सभी। यहाँ से गामा यू कॉमन ले लेना, गामा यू फिर कट जाएगा, तो आपका आएगा इक्वेशन आएगी यू वाई अपॉन में गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन में सी, ठीक है। और यू जेड डैश आपके पास आएगा यू जेड अपॉन में गामा 1 माइनस बीटा यू एक्स अपॉन में सी। ये 15 आ गई और ये 16 आ गई,
तो इस तरीके से आपका 4 वेलोसिटी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। 4 वेलोसिटी पढ़ चुके हैं हम, उसमें हम प्रॉपर टाइम इंटरवल भी पढ़ चुके हैं। हम ये भी बता चुके हैं कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रॉपर टाइम इंटरवल कांस्टेंट रहता है। हम ये भी प्रूव कर चुके हैं कि 4 वेलोसिटी का जो स्क्वायर होता है इन डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनवेरिएंट क्वांटिटी होती है, और वो किसके बराबर आई थी, -c² के बराबर आई थी, ठीक है। इसके अलावा हम 4 वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस भी निकाल चुके हैं। समझ में आ गई बात आपको। 14 मैंने करा दी है, 15 16 आप करना। आप क्या करना, 11 में 13 से डिवाइड करना, और फिर तो 15 आएगी, और 12 में 13 से डिवाइड करोगे तो 16 आएगी। समझ में आ गई। आज हम शुरू कर रहे हैं 4 मोमेंटम, ठीक है। क्योंकि हमें 4 वेलोसिटी मिली थी भाई, हमें 4 पोजीशन मिली थी पहले, तो पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके मैंने 4 वेलोसिटी निकाली। फिर अब मुझे जब 4 वेलोसिटी मिल गई तो मैं क्या निकालूंगी, 4 मोमेंटम, क्योंकि हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। तो अगर मैं मास को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि किसी भी पार्टिकल के रेस्ट मास को अगर उसकी 4 वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो 4 मोमेंटम मिलता है। ऑब्वियसली मतलब चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ें याद भी नहीं करनी। जहाँ टर्म आपको याद करने की होती है मैं बता देती हूँ कि भाई ये चीज़ आपको डायरेक्ट याद करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे से, ठीक है। पोजीशन निकाली थी सबसे पहले 4 पोजीशन, वो लिंक्ड थी 4 वेलोसिटी से। हमने पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, याद है ना आपको, 4 वेलोसिटी मिल गई थी। फिर मोमेंटम कैसे निकलेगा, अगर मैं पार्टिकल के रेस्ट मास को 4 वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 मोमेंटम मिल जाएगा। तो पहले डेफिनेशन बता देते हैं, है ना। चलो, अच्छा, जहाँ पे हमने यू म्यू पढ़ा था 4 वेलोसिटी, वो क्या था, dx/d टॉर्क। याद है ना आपको कि अगर किसी भी पार्टिकल का की 4 पोजीशन को प्रॉपर टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, 4 वेलोसिटी। समझ में आ गई। तो आप इसको यहाँ पे डिफाइन भी कर सकते हो, ये तो आपका पुराना काम है। अब हम बताएंगे 4 मोमेंटम। 4 मोमेंटम क्या होगा कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 वेलोसिटी u mu with rest mass of particle m naught is known as 4 मोमेंट। अब बताओ इसमें कुछ याद रखने की जरूरत है क्या, आप सभी को पता है कि संवेग द्रव्यमान इंटू वेग होता है, तो यहाँ पे भी तो मैं वही कह रही हूँ। बस ये है कि अगर चतुर्विम संवेग है तो वो चतुर्विम वेग को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करने पे मिलेगा। इतनी सी तो बात है, चीज़ें थोड़ी ना बदली है, मोमेंटम की डेफिनेशन थोड़ी बदली है, वो तो अभी भी वही है, द्रव्यमान इंटू वेलोसिटी। समझ में आ गई। तो अगर किसी कण के विराम द्रव्यमान को उसके चतुर्विम वेग से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उससे क्या मिलता है, चतुर्विम संवेग, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं देयरफॉर 4 मोमेंटम, इसको हम दिखाएंगे पी म्यू से। पी कैपिटल है, म्यू, ठीक है, और वो कितना होगा, m नॉट यू म्यू। सही बात है, m नॉट रेस्ट मास ऑफ एनी पार्टिकल है, u म्यू 4 वेलोसिटी है, p म्यू 4 मोमेंटम है। समझ में आ गई बात। इक्वेशन नंबर मैंने इसको डाल दिया 1। अब क्या आप मुझे बता सकते हो कि 4 मोमेंटम के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स होंगे, फटाफट जल्दी से देख लो आप। कॉम्पोनेंट्स ऑफ 4 मोमेंटम, कोई दिक्कत नहीं है, जब हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स जानते हैं तो मोमेंटम के कंपोनेंट निकालने में क्या दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत आएगी क्या। P1 पहला कंपोनेंट कैसे निकलेगा, हमें पता है म्यू की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, रखते जाओ एक एक। m नॉट u1 हमें पता है कितना मिला था, याद है आपको कि ये है पहला घटक, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ 4 वेलोसिटी, और ये कितना मिला था, मुझे नहीं लगता आपको याद होगा, ये था गामा u ux। याद है ना, हमने अभी अभी निकाला, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में भी यूज हुआ है हमारा, उससे पहले भी हमने निकाला हुआ है ये, ठीक है। तो m नॉट गामा u x, ठीक है। नंबर 2 m नॉट u2, सेकंड 2 रख दो यहाँ पे, वो कितना आया था, अब तो याद आ गया होगा आपको, गामा u y। थर्ड कंपोनेंट निकालो, m नॉट u3, कितना आएगा, m नॉट गामा u z, ठीक है। P4 कितना आएगा, P4 आएगा m नॉट u4 इज इक्वल टू P4 m नॉट क्या आया था, आयोटा सी गामा u, याद है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं आयोटा सी
एम नॉट गामा यू। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब इनको हम क्या करते हैं, कंबाइंडली नंबर डाल दूँ। ठीक है, चलो कंबाइंडली डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़ेगी आगे तो मैं इसको सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे डाल दूँ। ठीक है, आगे चलो। अब ये तो हो गई हमारी। तो ये जो मेरे को मोमेंटम के कंपोनेंट मिले हैं, 4 मोमेंटम के कंपोनेंट जो मिले हैं वो रेस्ट मास की फॉर्म में मिले हैं। अगर मैं इनको रिलेटिविस्टिक मास की फॉर्म में बताना चाहूँ तो देखो, सिंस रिलेटिविस्टिक मास हम प्रूव भी कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मास एंड रेस्ट मास, है ना। रिलेटिविस्टिक मास m इज इक्वल टू कितना होता है, m नॉट √1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर होता है ना, हम सिद्ध कर चुके हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, m नॉट गामा यू, ये गामा यू ही तो है। ठीक है, ये तो आपको बार बार परेशान करेगा, बार बार आएगा, ये तो यही पढ़ोगे अब आगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हम ये मैं ये कह दूं कि m नॉट इज इक्वल टू, चलो कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको ऐसे कहने की, हम सीधे ही क्या करेंगे, m नॉट गामा यू की जगह पर m लिख देंगे। मैंने यही तो कहा था अभी ये रेस्ट मास की फॉर्म में तो 4 मोमेंटम के कंपोनेंट्स ये हैं। अगर मैं इनको रिलेटिविस्टिक मास की फॉर्म में लिखूंगी तो क्या कर दूंगी, m नॉट गामा यू की जगह, देखो ना मैंने इसको m नॉट गामा यू कह दिया, जो m नॉट गामा यू है यहाँ पर उसकी जगह m रख देंगे। रख दो तो फटाफट इक्वेशन नंबर 3। क्या करना है हमें, 3 को 2 में रखना है, तो मेरे पास कंपोनेंट क्या आ जाएंगे, देयरफॉर ऐसे ही बता दो, चलो अलग अलग बता दूँ, चलो ऐसे बता दो, P1 P2 P3 P4, है ना, कोऑर्डिनेट फॉर्म में ही बता देंगे हम। तो P1 कितना आ जाएगा, ये m नॉट गामा यू कितना आ जाएगा, m u x, और क्या आ जाएगा दूसरा m u y, तीसरा क्या आ जाएगा m u z, चौथा क्या आ जाएगा आयोटा c m। ये देखो ना, आयोटा सी इसकी जगह पर m लिख दिया, इनकी जगह पर m m m। समझ में आ गई? तो ये 4 कंपोनेंट आ गए, समझ में आ गई। नंबर डाल दिया मैंने इसको 4, सही है भाई। ठीक, अब देखो एक और काम कर सकते हैं अपन भाई, फोर्थ कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है हर चीज़ का, मतलब वेलोसिटी का भी 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है फोर्थ, और मोमेंटम का भी 4th कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है। हालांकि 4th कंपोनेंट यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, ये तो मास और वेलोसिटी की फॉर्म में। अगर मैं इस 4th कंपोनेंट को एनर्जी की फॉर्म में निकालूँ, एक्चुअली एनर्जी फॉर्म ही इंपॉर्टेंट है इसकी 4 मोमेंटम के 4th कंपोनेंट की। ठीक है, तो हम लिखेंगे component of 4th component of 4 momentum in energy form, क्योंकि आगे इसी में काम आएगा। ठीक है, इन एनर्जी फॉर्म, यानी कि ऊर्जा के रूप में चतुर्विम संवेग का चौथा घटक कितना है, P4 इज इक्वल टू आयोटा MC, है ना। आपको पता है ना E इज इक्वल टू MC स्क्वायर होता है, तो C को नीचे ले आओ, तो क्या मैं E अपॉन सी को MC नहीं लिख सकती, तो मैं ये जो MC है उसकी जगह पर E अपॉन सी लिख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत है क्या, कोई नहीं होगी। ठीक है, तो चौथा कंपोनेंट ऐसे भी लिखा जाता है और चौथा कंपोनेंट ये भी है, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 5। समझ में आ गई बात, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखो 4 मोमेंटम से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें निकालते हैं। नंबर 1 फर्स्ट चीज़ हम निकालेंगे इनवेरिएंस ऑफ 4 मोमेंटम। जैसे हमने इनवेरिएंस ऑफ 4 वेलोसिटी प्रूव किया था ऐसे ही इनवेरिएंस ऑफ 4 मोमेंटम हम प्रूव करेंगे। ठीक है, इनवेरिएंस ऑफ 4 मोमेंटम में क्या होगा, यानी कि हमें ये सिद्ध करना है कि समेशन ऑफ पी म्यू स्क्वायर कितना आएगा तो वो एक इनवेरिएंट क्वांटिटी आनी चाहिए। जैसे पिछली बार मेरा हमेशा समेशन यू म्यू स्क्वायर जो है वो -c स्क्वायर आया था, याद है ना आपको। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा। देखो, समेशन ऑफ पी म्यू स्क्वायर, जिसमें म्यू इज इक्वल टू 1 to 4 है, मुझे यही पता लगाना है कितना आएगा। खोल लो इसको, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर प्लस P3 स्क्वायर प्लस P4 स्क्वायर, ऐसे तो खोलेंगे इस समेशन को। मुझे सब कुछ पता है, मुझे P1 P2 P3 P4 सब पता है, सब रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत थोड़ी है, रखो यहाँ पे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे P1 P2 P3 P4 की, वो आप रखो कौन सी वाली, आप ऐसा करो, चलो 4 ही रख दो, मैं लास्ट में इसको सही करवा दूंगी। मतलब सही तो अभी भी है, बल्कि आपको कम ही काम करना पड़ेगा अगर आप इक्वेशन नंबर 4 रखोगे तो। ठीक है, रखो 4 रखो, 4 रखोगे तो P1 स्क्वायर मतलब m स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर रखो,
तो क्या आएगा आपका एम स्क्वायर यू एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू वाई स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर यू जेड स्क्वायर, है ना, और माइनस का कितना एम स्क्वायर सी स्क्वायर। सही है, कोई दिक्कत? ये आएटा सी एम का होल स्क्वायर इतना हो गया। ठीक है, अब सब में से एम स्क्वायर को ले लो कॉमन। ठीक है, आपका क्या बचेगा, इधर से लोगे तो यू एक्स, एक स्टेप बढ़ा रही हूँ, हालांकि मैं काट सकती थी इसको, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये क्या हो गया एम स्क्वायर यू स्क्वायर और ये क्या हो गया एम स्क्वायर सी स्क्वायर। एम स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा यू स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बचा। अरे बचा कि नहीं बचा? बचा। अब इधर देखो एम स्क्वायर, इसमें से आप ले लो माइनस का एम स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन, मतलब माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखो आप, ये जो m है इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकती हूँ, क्या मैं ऐसे लिख दूँ एम नॉट स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रख दूँ तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है क्या? सी स्क्वायर और इधर कितना है 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया आपका माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो क्या ये कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है, इनवेरिएंट ही तो है, एम नॉट कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। तो आप क्या लिख दोगे, देयरफॉर समेशन पी म्यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट प्रूव करने के लिए भी आ सकता है, सिद्ध करो ये, या फिर ये कह सकता है सिद्ध कीजिए कि चतुर्विम संवेग का वर्ग आकाश में निश्चल रहता है। ठीक है, वो ऐसे पूछ सकता है, प्रूफ द स्क्वायर ऑफ द फोर मोमेंटम इज इनवेरिएंट इन द स्पेस। ठीक है, तो वो इनवेरिएंट क्वांटिटी कितनी है वो भी आपको याद होनी चाहिए, सिद्ध करना तो आना ही चाहिए, लेकिन रिजल्ट याद भी होना चाहिए। समझ में आ गई बात आपको? तो इस तरीके से ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते थे कि जो एम नॉट वाली वैल्यूज थी ना कॉम्पोनेंट्स, ये भी आप रखते तो भी आंसर आ जाता, लेकिन आपको बार बार गामा यू रखना पड़ता, लास्ट में गामा यू की वैल्यू रखनी पड़ती। उससे अच्छा ये हमने एम वाले लेके चले और एम की वैल्यू रख दी हमने, हम जानते ना एम बराबर एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो रख दिया, सीधा कट गया, ये तो और भी अच्छा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका फोर मोमेंटम का फर्स्ट जो है वो आपका प्रूव हो गया। कल हम बताएंगे व्हाट इज द एनर्जी मास रिलेशन, संवेग ऊर्जा संबंध देखेंगे हम फोर मोमेंटम के लिए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।